Conference will now be recorded. ओके, इसका वेट करना था। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सीएमए। जैसे ही सॉरी, पहले ही मुझे गलती हो गई, सीएमए नहीं बोलना है, एमए बोलना है। सीएमए तो पुराने जमाने का सब्जेक्ट है, आप लोग तो एमए के स्टूडेंट्स हैं। और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, साथ जो है वो स्टूडियो में लाइट भी चली गई, लेकिन चले कोई बात नहीं, कुछ ही सेकंड में जो है वो आपको मेरी शक्ल जो है वो थोड़ी सी जो है और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आ रही होगी। तो इससे पहले कि मैं पढ़ाई की बातें स्टार्ट कर दूं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कैसे हैं आप लोग, क्या हालात हैं। पेपर दे के आए हैं, अभी अभी पीआरसी क्लियर किया है, तो आते साथ ही जो है वो ग्रुप बी, वैसे ऐसा इम्पॉसिबल है आते साथ ग्रुप बी के पेपर अब आप अटेम्प्ट कर नहीं सकते। इसका मतलब भी कॉमन सेंस कहती है कि आप सारे लोग जो है वो कैफ के बहुत सारे पेपर दे के आए हैं। एक भाई ने कहा पेपर दे के आए हैं सीएमए का, अस्तगफुरुल्लाह, पेपर इतना बुरा हुआ था कि दोबारा से एमए की क्लास लेनी पड़ गई। चले कोई नहीं, नोबडी इज जजिंग यू, मैंने आपका नाम जो है वो पब्लिकली नहीं लिया, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा देख लेते हैं उसे। तो जालमा यूपीएस चला दो, स्टूडेंट्स को मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, और सुनाए, मैं पढ़ाई की बातें स्टार्ट कर दूं फिर। ओके जी, तो जो लोग फर्स्ट टाइम जो है वो इस तरह लाइव क्लास ले रहे हैं, आपके पास ना दो स्क्रीन आ रही होंगी, एक पे मेरी शक्ल आ रही होगी बगैर लाइट के, और एक पे जो है वो स्लाइड्स आ रही होंगी। स्लाइड्स के किसी कोने पे ना एक इस तरह का साइन आ रहा होगा, व्हाइट कलर का, फुल स्क्रीन करने का। इस तरह का, मतलब जिस पे आप क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स, तो कोशिश करें स्लाइड्स को फुल स्क्रीन कर लें, ताकि वो काम की चीज़ है, मेरी शक्ल तो आप लोग देखते ही रहेंगे। तो आप लोग स्लाइड्स को फुल स्क्रीन कर लें, और जो है वो जो भी आपने बात करनी है, आपने जो भी फीडबैक देना है वो आप चैट में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान से आपने टू एवरीवन पे मैसेज करना है, डायरेक्ट जो है वो सीए को रिप्लाई नहीं करना, सीए ऑर्गेनाइजर को। उसकी रीजन भी जो है वो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। क्या हम पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडीइंग एमए। एमए क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसके साथ? अली शाहिद के साथ। कौन सी अटेम्प्ट के लिए? स्प्रिंग 26 के लिए। ये कौन सी वाली अटेम्प्ट है? ये इफ्तिताही अटेम्प्ट है, मतलब पहला पेपर है एमए नामी पेपर का। वैसे तो ये आप सबको पता है कि ये सीएमए का ही जो है वो एडवांस वर्जन है, मतलब नया वर्जन है, लेकिन स्टिल अब इसका नाम एमए है तो अभी नया पेपर जो है वो कंसिडर होगा। इसका जो है वो कोड भी चेंज हो गया। सीएमए जो है वो कैफ 3 हुआ करता था, लेकिन ये जो एमए है ये अब आपका है कैफ 5। अच्छा जी, क्या मेरी assumptions है आप लोगों के बारे में? आप लोग जो है वो वैसे तो एक भाई ने साथ ही कमेंट्स में बता दिया कि जो है मैं सीएमए का पेपर दे के आ रहा हूँ, लेकिन स्टिल assumption ये है कि मोस्टली लोग जो है वो एमए पहली दफा देख रहे होंगे। प्री बैच की जो एक बड़ी अच्छी बात होती है, उसमें ये नहीं होता एज कम्पेयर टू पोस्ट बैच या एक्सप्रेस बैच के भाई कोई पेंडिंग लेक्चर्स नहीं है। आप लोग जो है वो अगर नीयत साफ हो, दिल साफ हो, और मैं आपको जो है वो बहुत ज्यादा बुरा ना लगूं, तो आप लोग पहले दिन से जो है वो साथ साथ तैयारी रख सकते हैं। कोई पेंडिंग लेक्चर्स जो एक बड़ा कॉमन मसला है सीए के स्टूडेंट्स का, वो आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह फेस नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज ये कि आप जैसे सीएम में पहले हुआ करता था ग्रुप ए का पेपर कैफ 3, एम में है ग्रुप बी का पेपर, यानी कि आप लोग जो है वो पढ़े लिखे सीनियर समझदार लोग हैं, आपसे मुझे वो पीआरसी के स्टूडेंट्स वाली वाइब नहीं आएगी, जो कि एक और अच्छी बात है। नेक्स्ट एक बड़ा जो है वो बर्निंग सवाल जो कि एक भाई ने कमेंट्स में लिखा हुआ भी है, सर कोई चेंज नहीं आया सीएमए में, मतलब जीरो चेंज, ओनली चैप्टर नंबर शफल, ब्रेक इवन, प्रोसेस, मार्जिन, दिसंबर दिसंबर डिसीजन मेकिंग शायद कहना चाह होंगे वो, डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस ऑल सेम। तो इसका वन लाइनर जवाब है कुछ भी नहीं, ओनली चैप्टर नंबर्स हैव बीन शफल्ड, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वन लाइनर में ही जो है एक्सप्लेनेशन आ गई। नेक्स्ट, आप जो लाइव पढ़ रहे हैं इसके क्या फीचर्स होंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास का मतलब ये है कि मैं, ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं अली शाहिद इस टाइम 2 बजने में 5 मिनट पे वाकई आप लोगों के सामने एक अदर रूम में बैठ के, जिसके पीछे आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही होंगी, आपस की बातें, बिल्डिंग्स रियल नहीं है, बट स्टिल मैं इस टाइम वाकई पढ़ा रहा हूँ, और इस टाइम जो है वो आप लोग वाकई पढ़ रहे होंगे। लाइव क्लास की ये चीज बेस्ट है कि आप लोग कराची में हैं, लाहौर में हैं, लाइट आ रही है नहीं आ रही डजेंट मैटर, आप लोग इवन पाकिस्तान से भी बाहर हैं, आपने जो है वो जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ आपको उसी टाइम मेरी जो है वो आवाज सुनने को मिल रही है, और जो है वो इसमें कोई रिकॉर्डिंग वाला फैक्टर नहीं है। दूसरी चीज ये बेस्ड ऑन वन नोट, ये आपके सामने जो ऐप खुली हुई है जिसके ऊपर ये स्लाइड्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं है, वन नोट है। वन नोट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए बड़ी शानदार चीज है। स्लाइड्स पे तो होता है एक छोटा सा चौकोर होता है, आपको उसी के अंदर रहना पड़ता है, आपको अगला पेज खुलना पड़ता है। वन नोट है, आप जितना मर्जी से घसीटते चले जाए। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको सही जो है वो स्क्रीन पे मजा आएगा देखने का। बोर्ड छोटा पड़ जाता है फिजिकल क्लासेस का, लेकिन वन नोट जो है वो
ही छोटा पड़ता चलता जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंशाल्लाह आज के दिन 22 सितंबर 2025 को आपसे प्रॉमिस, 25 ही चल रहा है ना आजकल, हाँ 25 चल रहा है, आपसे प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आपको पूरा सब्जेक्ट कराया जाएगा। कोई चैप्टर में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार ये ऐसा करो, खुद ही रीडिंग करके आ जाना, खुद ही कर लेना, देख लेना। इंशाल्लाह आपको पूरी जो है वो कवरेज कराई जाएगी। और आखिरी बात ये कि ज्यादा सही प्रैक्टिस सीएमए, अब मेरी गलती है कि मैंने सीएमए इतना सारा पढ़ाया हुआ है कि मुझसे सीएमए ही निकल रहा है, मैं निकल नहीं रहा। एमए नामी सब्जेक्ट की आपको ज्यादा सही प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है वो हम एक सवाल करेंगे टॉपिक को और आगे चले जाएंगे, हम जो है वो हर टॉपिक के जो है वो ज्यादा सारे सवाल किया करेंगे इंशाल्लाह। और एंड पे जाके इंशाल्लाह पेपर से महीने पहले हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट 2 पास पेपर्स की जो है वो ए टू जी सारी सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्रू आउट द कोर्स आप लोगों ने ऑटम 2025 और स्प्रिंग 2025 को नहीं छेड़ना। बाकी सारी अटेम्प्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो पुरानी कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें 2012, 13, 14 की इवन पास पेपर्स अवेलेबल हैं। तो जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, इन 2 अटेम्प्ट्स को नहीं छेड़ना, वो हम बिल्कुल एंड पे इंशाल्लाह जाके देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अगली बात एमए में रखा क्या है। ज्यादातर लोग, अगर आप में से फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस बात की बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि एमए में रखा क्या है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो एमए में 3 ग्रेड्स हैं। पहली ग्रेड का नाम है ग्रेड ए, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। 35 to 45% जो है वो पेपर इसमें से आना है। इसमें चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको रीडिंग करा दूं, मैं आपको वन लाइनर इंट्रोडक्शन देता जाता हूँ कि इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप से मेरा मतलब ये है कि अगर आप जबरदस्ती मजबूरी समझ के पढ़ेंगे कि यार ये एमए नामी कोई बला सर पे आ गई, तो कभी भी जो है वो तैयारी उस लेवल की नहीं होगी। जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ। पेपर में जो आपसे सवाल आएगा, आपको अगर समझ के आप पेपर में जाएंगे तो जो है वो इवन पेपर में भी जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इससे पहले कि मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन पे बात स्टार्ट करूं, कोई एक कॉमन थीम सेलेक्ट करके रख लेते हैं जिसके ऊपर हमने जो है वो इन सारे चैप्टर्स को गुजारना है। तो कॉमन थीम क्या हो सकती है, मुझे बताएं आप लोगों को खाने में क्या पसंद है। नहीं, रैंडम सा सवाल है, कोई भी रिप्लाई कर दें ग्रुप चैट में। अवान अवाम ने कहा कॉमन थीम मतलब सर, वो छोड़ें। फिलहाल मुझे बताएं आपकी फेवरेट डिश क्या है। जो सबसे पहले बताएगा हम उसकी डिश को सिलेक्ट कर लेंगे और उसी को अपनी कॉमन थीम बना लेंगे। अवाम ने कहा कढ़ाई। जबरदस्त। अब एक शॉप है या कोई स्टॉल है जिसमें बनती है और बिकती है कढ़ाई। अब उसके बहुत सारे जो है वो उससे रिलेटेड अकाउंटेंसी के इश्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारी इनकम होगी। अकाउंटेंसी साइड के बजाय हम फोकस करेंगे उसके मैथमेटिकल साइड पर। तो पहली बात, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कढ़ाई बनाने के लिए आपको चिकन या बीफ या लाहौर की अगर बात की जाए तो एक तीसरा जानवर जिसका मैं नाम जो है वो नहीं लूंगा, आपको उसका गोश्त बहुत सारा लाना पड़ेगा। तो आप गोश्त कितने का लाए, अगर वो बहुत अरसे फ्रिज में पड़ा रहा तो क्या उसकी वैल्यू कम या ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। आप आज गोश्त लाए, कीमत कुछ और थी, कल जो है वो कीमत कुछ और होगी, तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में उसे किस अमाउंट से मेजर करेंगे। इस तरह के मसाइल हम देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 1 नंबर 1 में, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर बात करते हैं ओवरहेड्स। शायद आप में से कुछ लोग ये वर्ड पहली दफा सुन रहे हो, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है। कढ़ाई की शॉप है। अब मेन आपका मसला क्या है, कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स लेके आना, ये आपका मेन खर्चा है। और इसके अलावा जब आप कढ़ाई बेचेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, वो आपकी मेन इनकम है। लेकिन और भी खर्चे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अच्छी शॉप है तो आपने कढ़ाई की शॉप के बाहर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बिठाना है। अब सिक्योरिटी गार्ड आपको कढ़ाई बना के नहीं दे रहा अपने हाथ से, लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो शायद रात को जो है वो सामान चोरी हो जाए या कोई और मसला हो जाए, तो सिक्योरिटी गार्ड तो जरूरी है। अब मसला ये है कि सिक्योरिटी गार्ड को हमने बहुत सारे पैसे दिए, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर खर्चा किया, तो क्या ये खर्चा आपकी कढ़ाई का खर्चा है। कॉमन सेंस कहती है बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके बिजनेस का खर्चा तो है। तो इस तरह के खर्चों का क्या करना है कि जो कि डायरेक्टली आपके मेन बिजनेस से लिंक नहीं कर रहे लेकिन जरूरी है। मैंने अभी जो है वो
एग्जांपल दे दी सिक्योरिटी गार्ड की, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि आप लोग इस टाइम फील भी कर सकते हैं कि जो जिस स्टूडियो में मैं इस टाइम बैठा हूँ 15 मिनट हो गए, ना जनरेटर स्टार्ट हुआ है ना यूपीएस स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को जो है मैं अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा हूँ। बिजली, सबसे बड़ा ओवरहेड बिजली। भाई बिजली ने आपकी कढ़ाई नहीं बनानी, लेकिन बिजली ना हो तो फिर ये हाल हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल को हम कहते हैं, इस तरह के खर्चों को हम कहते हैं ओवरहेड। जो चैप्टर 2 में हम ओवरहेड्स की बात करेंगे। चैप्टर 3 अगर आप लोग मुझसे पूछें तो चैप्टर 2 का ही एक वर्जन है। ओवरहेड्स की ही कुछ एलोकेशन है कि अगर आप बनाना पास्ता एक से ज्यादा तरह की चीजें बनाते हैं, कढ़ाई के साथ जो है वो आइसक्रीम भी बनाते हैं, कढ़ाई के साथ जो है वो कोई और भी पराठे वगैरह भी बनाते हैं, तो कितना बिजली का खर्चा आप आइसक्रीम को डालें, कितना कढ़ाई पर डालें, आपकी एक से ज्यादा तरह की फैक्ट्रियां हैं, तो कौन सा खर्चा किस फैक्ट्री को एलोकेट होगा, इस तरह की चीजों को हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू ओवरहेड्स एलोकेशन। अभी आपको ये शायद बड़े बड़े वर्ड्स अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी टाइम के साथ साथ जो है वो आपको ये सारी चीजें जो है वो जबानी याद हुई होंगी। फिलहाल इस सारी तकरीर का मकसद सिर्फ ये है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप कराया जा सके, ये ना हो कि आप जो है वो मजबूरी समझ के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ें। अपने आप को ना उस कढ़ाई की दुकान का जो है वो सेठ साहब समझें। आप सेठ साहब हैं सारे, आप या तो आप सेठ साहब हैं या तो आप सीएफओ हैं। ये सारे छोटे मोटे मसले आपने देखने हैं अपने बिजनेस के, खैर अपने हाथ से सारा कुछ तो नहीं करना, आपने कोई अकाउंटेंट भी हायर किया होगा जो सारे मसले जो है वो आपके सामने लेके आएगा, सारी जो है वो एंट्रीज लेके आएगा, आपने बस उसका ओवरव्यू करना है, उसे सही करना है। तो इस तरह जो है वो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। चैट मैंने खोल के देखिए तो इस महीने का मैं इस टाइम मेरे पास टाइम नाम नहीं आ रहा है अटेंडेंस के, अटेंडीज के, सिर्फ जो है वो लिखा आ रहा है कि किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आपको वालेकुम सलाम। नेक्स्ट चैप्टर 4, लेबर कॉस्टिंग। कढ़ाई की दुकान है, उसमें आप सारा काम खुद तो नहीं कर सकते, एक नेक आदमी जो है वो कढ़ाई बनाता होगा, फिर आपने जो है वो फाइनली यूपीएस ऑन हो गया, जनरेटर ऑन हो गया, लाइट वापस आ गया, तब आप लोग जो है वो मेरी शक्ल प्रॉपरली देख सकेंगे। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था लेबर कॉस्टिंग की। कुछ वेटर्स होंगे, कुछ कढ़ाई बनाने वाले होंगे, एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आपकी कढ़ाई से हेल्प नहीं कर रहा, वो कोई और आपकी हेल्प कर रहा है। तो उससे साइड पे करके वो लोग जो डायरेक्ट कढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कढ़ाई बनाना, कढ़ाई, अगर आपने फलाना पास्ता को डिलीवरी राइडर्स रखे हुए हैं कि फूड पेंडा की तरह जो है वो कोई आपको कॉल करे और आप किसी के घर कढ़ाई मंगवाएं, वो जो डिलीवरी वाला राइडर होगा उसको कितने पैसे देने हैं, उसके पैसों की अकाउंटिंग किस तरह करनी है, उसे ओवर टाइम देना है कि नहीं, उसे दिहाड़ी देनी है, उसे हफ्ते के फिक्स पैसे देने हैं या पूरे महीने के फिक्स पैसे देने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस तरह की सारी चीजें चैप्टर 4 में जाके देख लेंगे। फिर है चैप्टर 5। चैप्टर 5 अनफॉर्चुनेटली एमए या सीएमए का चैप्टर नहीं है, ये अकाउंटेंसी का चैप्टर है। इसमें आप बहुत सारी टी अकाउंट्स और इस तरह की एंट्रीज वगैरह देखेंगे। जब ये वाला चैप्टर मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, अकाउंटिंग तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा आती है, तो हम जो है वो अकाउंटिंग की बातें इंशाल्लाह कर रहे होंगे चैप्टर 5 में। और चैप्टर 6 भी उसी तरह का है। मजे की बात है चैप्टर 5 और 6 अभी थोड़ी देर बाद जाके मैं आपको जब फास्ट पेपर आंसर दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा चैप्टर 5 और 6 से पेपर आता ही नहीं। लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस है कि, सॉरी मैं कुछ नहीं कर रहा है, पीछे नजर लग गई है किसी की, बहुत ज्यादा लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। क्या मैं ये रहा था कि चूंकि आप लोगों से प्रॉमिस है कि पूरा सिलेबस कवरेज होगी, तो इवन चैप्टर 5 और 6 जिसमें से पेपर बहुत न होने के बराबर आता है, इसकी भी जो है वो आपको तैयारी करवा जाएगी। नेक्स्ट आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में FR1 में बहुत सारी जो है वो अकाउंटिंग जो है वो इनकम स्टेटमेंट्स बनाई होंगी। अगर आप ज्यादा मॉडर्न नाम लेना चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई होगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कुछ कंपोनेंट्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके दो तरीके होते हैं, वैसे तो मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में क्या है, आपके सिलेबस में दो है, तो दो मुख्तलिफ तरीके कार है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके ऊपर जो है हम गौर करेंगे इस चैप्टर में। ग्रेड ए पूरी होगी, यहाँ से तकरीबन 30 to 45 मार्क्स का पेपर आना है। नेक्स्ट ग्रेड है ग्रेड बी, कॉस्ट फ्लोज। इसमें क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग की थीम समझे है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो कि बैचेस में बनती हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज फ्राई पे लगाई हुई है, कढ़ाई, चलो कढ़ाई की भी हम बात कर सकते हैं। आपने इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट किया कि आपने कहा कि मेरी शॉप जो है वो रात 10 बजे बंद हो जाती है। आपने रात 9:30 बजे कढ़ाई पकाना शुरू की, आधे घंटे वो पकी और आपने कहा बस मैं शॉप क्लोज करके जा रहा हूँ, अब जो होगा कल सुबह होगा। इसका मतलब ये आपकी कढ़ाई जो इस टाइम है वो 30, 40, 50% कच्ची है।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये आपने उसके ऊपर जितना खर्चा किया है, क्या वो सारा का सारा जस्टिफाई हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कुछ खर्चा आपका हो गया, कुछ खर्चा कल सुबह जब आप आके कढ़ाई को दोबारा पकाने की कोशिश करेंगे तब जो है वो जस्टिफाई होगा। तो किस प्रोसेस पे कितना खर्चा हो गया, कितना खर्चा नहीं हो गया, अगर खुदा ना खास्ता कढ़ाई थोड़ी सी खराब हो गई, उसे हमें फेंकना पड़ गया, थोड़ी सी मैंने कहा खराब हो गई, तो क्या ये खराब होना आपकी गलती थी? है नेचुरल सी बात है। अगर नेचुरल सी बात है तो फिर तो इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपकी गलती से जो है वो आपकी कंपनी को कितना नुकसान हुआ, उस पर कितना एक्सपेंस होगा, इस तरह की सारी बातें हम जाके जो है वो पढ़ लेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 8 चैप्टर 7 का जो है वो बड़ा भाई ये लिखा है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अगर आपको ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे एक से ज्यादा तरह की चीजें निकलती हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक हंडी में जो है वो चिकन जो है वो बनाना स्टार्ट किया, उसी से आपने जो है वो सिंपल कढ़ाई बनानी है, उसी से आपने बोनलेस कढ़ाई बनानी है, उसी से आपसे उसी में आपने क्या कहते हैं तीसरी तरह की कढ़ाई कौन सी होती है, व्हाइट मखनी कढ़ाई बनानी है। तो पॉइंट इज एक ही कढ़ाई से तीन तरह की डिशेस निकल रही हैं, तो कितना खर्चा, कितने पैसे किस चीज पे, किस डिश पे लगे, इस तरह की कैलकुलेशन हम इंशाल्लाह जाके देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 में। देन वी हैव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको ये बताएगी कि आम तौर पे एक कढ़ाई बनाने में, एक कढ़ाई से मुराद कढ़ाई डिश नहीं में, जिस बर्तन में बनती है उसे क्या कहते हैं, देग, देग कह लें। एक देग पे कितना खर्चा आमतौर पे आना चाहिए? अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं चाहिए। आपने अगर सोच के रखा हुआ है कि मेरा तकरीबन एक कढ़ाई पे 1000 रुपए खर्चा आ जाना चाहिए, तो कंफर्म बात है 1000 का खर्चा नहीं आएगा, 950 आएगा, 1050 आएगा, 1100 आएगा, 1120 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1000 नहीं आएगा। तो इस चीज की कैलकुलेशन के आपका खर्चा कम या ज्यादा क्यों है और 1000 कहाँ से फिगर आई, ये सारी चीजें हम पढ़े होंगे चैप्टर 10 और 11 में। चैप्टर 11 का भी मैंने एडवांस में बता दिया। लिखा है वेरिएंस। वैसे तो अगर बात की जाए तो वेरिएंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं क्यूएम में, इसी बहाने में आपको ये भी रिमाइंड कराता जाऊं कि मैं क्यूएम का टीचर भी हूँ। तो क्यूएम में जो हमने वेरिएंस पढ़ी थी, ये वाली वेरिएंस और हम जो वेरिएंस पढ़ रहे हैं उसमें तो वैसे जमीन आसमान का फर्क है, बट जो वर्ड वेरिएंस है अभी भी उसका मतलब सेम है। क्यूएम में हम कौन सी वेरिएंस पढ़ते थे कि फलाने नंबर्स में या फलाने टेबल्स में, ग्रुप्स में आपस में कितना जो है वो डिफरेंस है। ये हम बात कर रहे होंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो कि हमने चैप्टर 10 से कैलकुलेट करना सीखी, उस कॉस्ट में और असल में आपका जितना बिल बना उसमें गैप क्यों है, किसकी गलती है, क्यों ये गैप आया? अगर आपने सोचा था कि ये देख 1000 रुपए में तैयार हो जानी चाहिए, तो ये देख 1100 रुपए की क्यों बनी? इस तरह की चीजें हम देख रहे होंगे वेरिएंस एनालिसिस में। देन वी हैव चैप्टर 12 टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग ये होता है कि आपने कोई नई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, अगर आप उसे बहुत ज्यादा महंगा रखेंगे तो उसे बहुत अमीर लोगों के अलावा खरीदेगा कोई नहीं। तो आप चाहते हैं कि कोई नई चीज की या इवन एग्जिस्टिंग चीजों की ऐसी प्राइस हो, ऐसी खूबसूरत प्राइस हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उसे खरीदें, बहुत अमीर लोग भी खरीदें और जरा कम अमीर लोग भी जो है उसे खरीद सके। मैं बदतमीजी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप लोग समझना चाह रहे हैं कि मैं तहे दिल से क्या करना चाह रहा हूँ। हर चीज, हर जो है वो हर बिजनेस तो नहीं, लेकिन ज्यादातर बिजनेस की कोशिश ये होती है कि मेरी प्रोडक्ट्स हर कोई खरीदे, अमीर लोग भी और कम अमीर लोग भी। तो आपने इस तरह की प्राइस सेट करनी है कि हर कोई खरीदे, लेकिन आपने किसी चीज की प्राइस सेट कर दी। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कढ़ाई की जो है वो सिंगल प्लेट सिंगल रोटी के साथ मैं करूंगा 500 रुपए में। अब पता चला कि आपका एक प्लेट बनाने में खर्चा आ रहा है 600 रुपए, तो ये कहाँ की अकलमंदी है कि आप 600 रुपए का खर्चा करके आगे जो है वो कस्टमर को जो है वो 500 की प्लेट दें? तो आइडियल किसी चीज की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए उसका, और जो आपका आइडियल तो आपकी कॉस्ट लग रही है उसके गैप्स वगैरह के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं कि यार ये जो 600 रुपए की हम प्लेट बना के बेच रहे हैं 500 रुपए की, या तो हम प्राइस बढ़ा के 600 कर दें, 650 कर दें, या हम किसी तरह खर्चे पे कंट्रोल है। तो उस तरह की बातें इंशाल्लाह हम जाके देख रहे होंगे चैप्टर 12 में। फिर हमारे पास ग्रिड सी का पहला चैप्टर है सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। वो क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। कॉमन सेंस कहती है कि आप ज्यादा चीजें बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, कम चीजें बनाएंगे कम खर्चा होगा, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। कभी कभार जो है वो बहुत सारी चीजें बनाने पे आपको जो है वो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, कभी कभार जो है वो आप चीजें इस नीयत से बनाते हैं कि यार किसी तरह जो है वो बस मेरा लॉस ना हो, मेरा जो है वो किसी तरह ब्रेक इवन हो जाए या बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए। तो
कितना जो है वो आपका प्रॉफिट हो, कितना ब्रेक इवन। ये वर्ड ब्रेक इवन में 2 दफा बोल चुका। वैसे तो आप क्यूएम में वर्ड ब्रेक इवन पढ़ के आए हैं, याद करें फॉर्मूला हुआ करता था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। यकीन माने वही वाला ब्रेक इवन है, लेकिन थोड़ा सा और जो है वो एडवांस होकर आ रहा होगा। तो इस चैप्टर को जो है वो अक्सर लोग प्यार से ब्रेक इवन वाला चैप्टर बोलते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 14 15 इंग्लिश। मैं आपको मिला के बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। अभी फिलहाल मैं आपको जबानी बता रहा हूँ, आगे मैं आपको प्रूफ भी करके दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। रेलेवेंट कॉस्ट से अलग से सवाल बहुत रेयर है कि आए, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट से आप ऐसे रूल्स सीखते हैं जो कि आगे जाके आपकी डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। और डिसीजन मेकिंग एक बहुत सबसे जो है वो गहरा टॉपिक जो इस पूरे आपके सिलेबस में, दैट इज डिसीजन मेकिंग। आपकी कढ़ाई की शॉप है, आप ऐसा करें अपनी शॉप के साथ एक न्यू शॉप खोल लें, ये एक डिसीजन है। आपका दिल भर गया, आप ऐसा करें कढ़ाई की जगह आइसक्रीम की शॉप खोल लें, ये एक डिसीजन है। आपने कह दिया बस बहुत बिजनेस हो गया, वैसा करते हैं पढ़ाई पे फोकस करते हैं, आपका दिल किया कि आप शॉप बंद करके चले जाएं, ये एक डिसीजन है। फलाना बंदा आके आपसे कहता है कि यार ऐसा करो अपनी शॉप मुझे सेल कर दो, तुम मुझसे इतने जो है वो लाखों रुपए पकड़ो, जाओ ऐश करो, कल से शॉप मेरी, ये भी एक डिसीजन है। तो बहुत सारे तरह के डिसीजन होते हैं कि भाई कोई आपसे आके कह रहा है कि यार ऐसा करके बताओ क्या ये करना फायदेमंद है कि नहीं। तो इसमें आपने जो है वो काफी सारी कैलकुलेशंस करके एट द एंड एक डिसीजन लेना होता है कि हाँ हमें अपनी शॉप बेच देनी चाहिए, या हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी चाहिए, या हाँ हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, एक और शॉप खोल लेनी चाहिए, एक और फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। तो बहुत गहरा टॉपिक दैट इज डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वी हैव इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेज पहले, अच्छा यहाँ ना आप अगर देखें स्क्रीन पे तो आपको वर्ड इन्वेंटरी 2 दफा लिखा नजर आ रहा होगा। चैप्टर 1 का नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और चैप्टर 16 का नाम है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अभी 2 तरह की इन्वेंटरीज है। पहले हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन की कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने किस तरह से मेजर करना है। ये बात है इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, कितना जो है वो कढ़ाई के लिए चिकन मंगवाएं, और कितने से भी ज्यादा जरूरी सवाल कब मंगवाएं। क्या आपको जिस दिन आपने कुकिंग करनी है, क्या आपको उसी दिन चिकन ऑर्डर करना चाहिए, या हफ्ता एडवांस में जो है वो 10 12 मुर्गियां मंगवा के रख लेनी चाहिए। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो एंड फर्दर मच मोर जो है वो हम चैप्टर 16 में देख लेंगे। ओके जी, मैंने जो है वो ठीक ठाक टाइम लगा के जो है वो आपको बताया कि एमए में आपको जो है वो किस किस तरह की इंटरेस्टिंग चीजों से जो है वो पता पड़ेगा। एक भाई ने कहा था कि उनकी फेवरेट, ऐसा वंस अगेन मेरे पास इस टाइम आप लोगों के नाम वगैरह शो नहीं हो रहे, तो अगर मैं खुदा ना खास्ता खातून को भाई कह दूं तो प्लीज वो माइंड ना करें। मेरे सामने किसी स्टूडेंट ने कहा था कढ़ाई, तो मैंने जो है वो कढ़ाई को लेकर उसके ऊपर जो है वो अपनी सारी एग्जांपल जो है वो की है। होपफुली जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिलहाल तो मेरा पहला आज का मिशन यही है कि एमए से जो है वो थोड़ी सी आप लोगों की फेमिलियरिटी हो, मजबूरी या बोझ आपको ना लगे। नेक्स्ट एक रंग बिरंगा सा टेबल देखते हैं। ये देखें ये क्या हो रहा है आपके सामने। ये ग्रेड वाइज मैंने सारे चैप्टर्स रखे, और जो है वो आपके सामने ये रख दिया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का, कौन सी अटेम्प्ट में कौन सा जो है वो कितने मार्क्स का पेपर है। तो देखा जाए आई कैप जो है वो ग्रेड बड़ी जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। जैसे ग्रेड ए देखें, एज पर आई कैप 35 to 45 मार्क्स का पेपर आना चाहिए। तो स्प्रिंग 23 से लेके अब तक आई कैप ने जो है वो इससे कोई डिविएशन नहीं की, वाकई जो है वो 35 to 45 मार्क्स का पेपर आता है। ये जो अगर आप पर्पल वाला लाइन देखें, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने देखनी है। तो स्प्रिंग 23 में जो है वो थोड़ा सा उन्होंने मार्क्स कम पूछे थे, बाकी देखें ऑटम 23 ऑनवर्ड जो है वो सारा कुछ जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ग्रेड बी देखें, ग्रेड बी में से कितने मार्क्स का पेपर आना चाहिए, 20 to 30। तो 20 to 30 वाला क्या सीन है, हाँ पिछली अटेम्प्ट में थोड़ा सा बस 3 नंबर का जो है वो आई कैप को जो है वो उन्होंने कम पूछा है। बाकी देखें तो सारी अटेम्प्ट में जो है ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये आई कैप 99% जो है वो अपने अल्फाज पे कायम रहता है। आखिरी ग्रेड देखें कितने मार्क्स का, 30 to 40 मार्क्स का पेपर आना चाहिए, कितने का आ रहा है, 34 48। ये जो पिछली अटेम्प्ट में ग्रेड बी से आई के आपने कम पूछा था उसका उन्होंने बदला ले लिया। तो ग्रेड बी से जो है वो ग्रेड सी से आई जो है वो काफी कुछ पूछ लिया। 40 मार्क्स का पेपर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 48 मार्क्स का पूछ लिया। लेकिन कोई बात नहीं, इतना जो है बल्कि क्या पता ज्यादा इजी जो है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के जो है वो सवाल हो। तो खैर एनीवे तो आपने जज करना है, तो हर चीज इजी लगती है, बट स्टिल। तो ये आपके सामने ग्रिड है, अच्छी तरह जो है वो उसे देख लें। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वैसे आपस की बात है ये स्लाइड भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। एक मिनट आप लोग भी जो है वो 10 सेकंड सांस लें, मैं भी लेता हूं।
ओके जी, नेक्स्ट इस ओरिएंटेशन में मैंने जिस चीज की बात करनी है दैट इज एग्जामिनर कमेंट्स। क्या मतलब एग्जामिनर कमेंट्स? आप लोगों ने शायद और टीचर्स से भी सुना हो कि जब एग्जामिनर अंकल पेपर चेक करते हैं ना तो उसके बाद उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग एग्जामिनर कमेंट्स। अब अगर आईकैप की वेबसाइट पे जाएं तो जहां से पास पेपर सोल्यूशन डाउनलोड होते हैं वहीं एक तीसरा चौथा ऑप्शन होता है मार्किंग स्कीम का और एग्जामिनर कमेंट्स का। तो एग्जामिनर कमेंट्स मुझे पता है, अगर मैं आप लोगों से कहूंगा ऐसा करो जाके एग्जामिनर कमेंट्स देख लो तो आप में से 99% लोग एग्जामिनर कमेंट्स देखने की जहमत नहीं करेंगे। तो आए मैं आपके सामने जो है वो स्प्रिंग 22 से लेके अब तक तमाम एग्जामिनर कमेंट्स जो अब तक अवेलेबल हैं उनकी बात करूं। और मुझे इस बात की भी आइडिया है कि अगर आपके सामने मैंने सिर्फ एग्जामिनर कमेंट्स की रीडिंग कर दी तो आप लोग कहेंगे नहीं शायद हमारा टाइम जाया कर रहा है, मतलब रीडिंग करना है हम लोग। तो मैंने इसमें से जो आई कैप के एग्जामिनर ने बुराई की उसे ऑरेंज से अंडरलाइन किया हुआ है, और अगर कोई मशवरा दिया है तो उसे ग्रीन से अंडरलाइन किया है। तो आए जल्दी से ऑरेंज और ग्रीन एरियाज को देखते हैं। स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर अंकल ने बुराई किया कि मेन शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाइड इन द न्यू कमर्स आंसर स्क्रिप्ट वर सिलेक्टिव स्टडीज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, एग्जामिनर साहब अपने ऑफिस में एसी में चिल होके बैठे हुए हैं, वो ना आपको जानते हैं ना उन्हें आपका जो है वो इवन नाम और सीआरएन पता है। एग्जामिनर तक जब पेपर पहुंचता है उस पर नाम और सीआरएन नहीं होता, सिर्फ जो है वो आंसर्स होते हैं। तो मुझे बताएं एग्जामिनर साहब को कैसे पता लगा बैठे बैठे कि अवाम ने सिलेक्टिव स्टडीज एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस की है? सोचे सोचें, बताएं चैट में। हाँ जी, आ रहा है किसी के माइंड में कोई आइडिया? अवाम ने कहा पेपर देख के, यकीन माने इसका इतना सिंपल सा ही जवाब है। पेपर देख के, जब वो पेपर में देखेगा कि ब्रेक इवन का सवाल है और स्टूडेंट ने जो है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के फॉर्मूले लगाए हैं, तो एग्जामिनर के माइंड में इसी तरह की बातें फर्दर भी जो है वो कमेंट्स आ रही हैं। सर, मिक्स क्वेश्चंस में पार्ट छोड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह का अगर कोई सवाल है कि पार्ट ए डिसीजन मेकिंग का है और पार्ट बी जो है वो टारगेट कॉस्टिंग का है या किसी और चीज का है, तो एग्जामिनर पार्ट ए किया अगर पार्ट बी नहीं किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसने जो है वो पार्ट बी वाला चैप्टर करने की जो है वो जहमत नहीं की। या लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि कचरा किया हुआ है। मैं आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि जो है वो अटेम्प्ट किया है लेकिन बड़ा फजूल सा किया है। अच्छा, आगे ग्रीन पोर्शन दिया है। ग्रीन पोर्शन में क्या लिखा है? इट इज देयरफॉर एडवाइस टू स्टडी द एंटायर सिलेबस एंड प्रैक्टिस द एप्लीकेशन ऑफ द की कांसेप्ट। मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर अंकल कह रहे हैं कि बच्चों पढ़ लो प्लीज। advice to study the entire syllabus and practice the application of key concept। एक मिनट में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, एक और चीज मुझे मैं थोड़ी देर पहले मैं कहा था मैं आपको प्रूव करके दूंगा। जरा चैप्टर 5 और 6 की वेटेज देखिएगा। चैप्टर 5 और 6 से कितने को मार्क्स का पेपर आया है पिछली इतनी सारी अटेम्प्ट्स में? चैप्टर 5 से तारीख में आज तक कुछ भी नहीं आया, और चैप्टर 6 से ऑटम 23 में अचानक से एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आ गया था। इसका मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था कि कुछ जो है वो, खैर नेगेटिव बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो चैप्टर 5 और 6 भी इंशाल्लाह करवाया जाएगा। इस नियत से नहीं कि जो है वो इससे तो पेपर आना नहीं तो मैं क्यों उस पर टाइम जाया कर रहा हूँ। इस नियत से कि प्रॉमिस किया है कि पूरा सिलेबस होगा तो ऐसी की तैसी पूरा सिलेबस होगा। एक और चीज मैंने कहा था, अभी आपको प्रूव करके देता हूँ। मैंने कहा था सबसे हैवी तरीन जो आपका चैप्टर है दैट इज डिसीजन मेकिंग। जरा गौर से देखिएगा चैप्टर 14 15 से कितने को मार्क्स का पेपर आ रहा है हर दफा। पिछली दफा यानी कि ऑटम 25 में थोड़ा सा जो है वो एग्जामिनर अंकल ने रिलैक्सेशन दी है, वरना अगर देखा जाए तो 15 18 35 15 17 14 10 नंबर से तो कम का पेपर ही नहीं आता था। तो डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट हैवीएस्ट चैप्टर। सबसे सेकंड लास्ट पे चेक करें, कॉलम है परसेंटेज। इस परसेंटेज वाले कॉलम में जरा देखिएगा इंडिविजुअल पेपर वाइज सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। सवाल आ गया, सर एक क्वेश्चन बता दें, पहले सीएमए पास हो तब एमएफए दे सकते थे पर अब दोनों ग्रुप में हैं अब साथ दे सकते हैं? यस, अगर आप ग्रुप बी के पेपर देने के काबिल हो गए हैं यानी कि आपके ग्रुप ए के एटलीस्ट 2 पेपर पास हैं, तो अब आप एमएफए और जो है वो सीएमए के साथ पढ़ सकते हैं। बल्कि नहीं, बुरी बात, अब एमएफए नहीं कहना, अब वो भी चेंज हो गया, दैट इज नाउ बीआ, बीआईए। वैसे भी इन माय हम्बल ओपिनियन कोई बहुत हैवी किस्म का लिंक नहीं है। बस ये जो चैप्टर नंबर 14 है रेलेवेंट कॉस्ट थोड़ी सी यूज हो जाती है एमएफए के चैप्टर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले चैप्टर में, बाकी सारा कुछ डिफरेंट है। तो इन माय ओपिनियन पहले भी
सीएमए और एमएफए का इतना कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपस में नहीं था, बट स्टिल आई कैप ने कहा कि अलग अलग देने हैं, एक अटेम्प्ट में नहीं देना, तो फिर आई कैप की मर्जी, आई कैप को जो बेहतर लगे। लेकिन अब जो है वो आई कैप को फील हो रहा है कि नहीं, ग्रुप बी के दोनों पेपर हैं, दोनों सीनियर पेपर हैं, तो स्टूडेंट जो है वो इजीली इन दोनों को साथ हैंडल कर लेगा। ओके जी, मैं क्या क्या बात कर रहा था, मैं एग्जामिनर्स की बात कर रहा था। ऑटम 22 में, ऑटम 22 में उसने कोई पॉजिटिव बात नहीं की। देखें ऑरेंज में क्या लिखा है, a lack of grip on basic concept were observed due to which examiners spent excessive time। फिर वही बात, एग्जामिनर अंकल को कैसे पता लग गया कि स्टूडेंट से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई? इसका मतलब ये कि स्टूडेंट ने दो दो तीन तीन सवाल छोड़े हुए थे, तभी एग्जामिनर साहब को पता लग गया, या स्टूडेंट ने जो आखिरी सवाल किया हुआ था आंसर शीट पे उस तरह से किया हुआ था कि बिल्कुल ही जो है वो 4 लिखा और आगे 6 आधा लिखा था, तो ऐसा पता चला कि ऑन स्पॉट वो जो बंदा होता है जो आपके पेपर लेता है उसको क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर साहब ने इसका पेपर छीन लिया। कभी कुछ पेजेस पे ना इस तरह की लाइन आ रही होती है कि जो है वो बच्चा जो है वो 6 लिखने की कोशिश कर रहा था, इन्विजिलेटर साहब ने जैसे ही पेपर छीना तो वो 6 जो है उस तरह का हो गया अजीब सा। तो इस तरह से जो है वो एग्जामिनर अंकल को पता लग जाता है कि जो है वो स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की, या तो तैयारी नहीं किया तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह हमने इस नियत से जो है वो तैयारी करनी है कि बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है और टाइम मैनेजमेंट भी जो है वो सीखनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या बुराई है, दिस लीड्स टू अ वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू व्हिच एग्जामिनर्स आर अनएबल टू कंप्लीट द पेपर। एग्जामिनर साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि यार लोग पेपर कंप्लीट ही नहीं करते। फिर बात है स्प्रिंग 23 की। स्प्रिंग 23 में क्या बुराई है, examiners tend to attempt answer without strategizing the approach and format for the answer। क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, जो उन्हें समझ आता है करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी सीक्वेंस विदाउट एनी फॉर्मेट। इसका मतलब ये कि एग्जामिनर साहब को अगर साफ सुथरी फॉर्मेटिंग हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। और क्या है, अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग। अननेसेसरी लॉन्ग वर्किंग पे इंशाल्लाह हमने जो है वो क्लासेस में जरूर काम करना है ना। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम के ऊपर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। फिर एग्जामिनर ऑटम 23 में उसने क्या कहा, सिलेक्टिव स्टडीज थी, लैक ऑफ अटेंशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़े काम की बात है, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ये चीज पीआरसी लेवल से जो है वो स्टूडेंट्स गलती करते आते हैं, और इवन जो है वो अब भी सीएमए तक भी लोग करते हैं, सॉरी सीएमए नहीं कहना है, एमए कहना है, कि रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, स्टूडेंट को जो समझ में आता है वो करना स्टार्ट कर देता है। मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि हम प्रैक्टिस में जितने भी सवाल करेंगे, सवाल का नाम बाद में रीड करना है। नाम से मुराद जो पहली लाइन में लिखा होता है कि एबीसी कंपनी है, एक्सवाईजी कंपनी। सवाल का पहला पैराग्राफ बाद में पढ़ना है, सबसे पहले जाके रिक्वायरमेंट पढ़नी है। यार जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि सवाल हमसे चाहता है क्या, हम सवाल पढ़ के क्या जो है वो कर लेंगे, क्या अकॉम्प्लिश कर लेंगे। तो ये एक बड़ी जरूरी टिप है, पहले दिन मैं आपको दे रहा हूँ कि सवाल की सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें। जब आपके माइंड में रिक्वायरमेंट होगी तो आपको सवाल में से काम की बातें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, और जो खुदा ना खास्ता कोई एक आधी बात जो कि कुछ सवालों में होती है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, उसका किसी वर्किंग से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। इस तरह की वर्किंग को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार मुझे तो रिक्वायरमेंट फलाना है, तो ये फलानी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक आपने मुझे क्यों दी है, सिर्फ कंफ्यूज करने के दी है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए दी है, तो मैंने इस तरह की चीज से कंफ्यूज नहीं होना, मुझे जो काम की बात है वो मैंने यूज करनी है, और जो काम की बात नहीं मैंने इग्नोर कर देनी है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूँ कि भाई रिक्वायरमेंट्स का मजाक नहीं है, रिक्वायरमेंट्स हमने इंतहाई स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करनी है। नेक्स्ट उसने कहा लैक ऑफ ग्रिप ऑन की कॉन्सेप्ट्स, इस पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जो है वो ग्रीन बात भी की, क्या, इट इज सजेस्टेड दैट क्वेश्चन शुड बी रेड मोर केयरफुली। जो बात टीचर कह रहा है वो एग्जामिनर ने भी बोल दी कि यार सवाल जरा ध्यान से पढ़ लिया करो। एंड सिलेबस कवरेज शुड बी इम्प्रूव सो दैट कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड विद ईज इन एग्जामिनेशन। एक तरह से एग्जामिनर ने दोनों लोगों से बात की है, मुझसे भी यानी कि टीचर से भी और आप लोगों से भी। उसने मुझे डायरेक्टली ये कहा कि यार बच्चों को जरा सही तरह पढ़ा दिया करो, पूरा जो है वो कोर्स पढ़ा दिया करो। और आप लोगों से उसने ये कहा है कि भाई इंसानों की तरफ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी जो है वो कभी बार में टोन हार्श हो जाती है, लेकिन जरा ध्यान से पढ़ लिया करें ताकि जो है वो एग्जामिनर अंकल को आप पे नाराज ना होना पड़े। नेक्स्ट स्प्रिंग 24, काफी कुछ उसने कहा, वैसे तो बातें क्वेश्चन 2, 6, 8, 9 के वाले से। मैंने क्या हाईलाइट किया है, विदाउट अ क्लियर स्ट्रेटजी इन फॉर्मेट, उसने पिछले पेपर में भी कहा था कि स्टूडेंट्स अंधाधुंध शुरू हो जाते हैं, सोच के नहीं शुरू होते। अननेसेसरी लेंथी कैलकुलेशंस, पहले भी इसकी बात हो चुकी। एंड वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम पे भी हम पहले बात कर चुके हैं। फिर ऑटम 24 में बड़ी उसने लंबी चौड़ी बात की, लेकिन ज्यादातर बातें जो है वो स्पेसिफिक सवालों के हिसाब से हैं, तो मैंने सिर्फ इतना सा हाईलाइट किया है कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू ग्रैस्प द की एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग। इनडायरेक्टली ये रिक्वायरमेंट वाली बात का ही
थोड़ा सा उसने चेंज करके कहा है कि उसने कहा है कि यार लोगों को समझ ही नहीं आती कि मैंने पूछा क्या है। तो इनडायरेक्टली भी ये कहना चाह रहा है कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जरा ध्यान से पढ़ो, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही जो है वो चेक करो। नेक्स्ट एग्जामिनर कमेंट्स में क्या है, पुअर परफॉर्मेंस थी फलाने क्वेश्चन में और एग्जामिनीज हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड टू अटेन पासिंग मार्क्स। वो कह रहा है कि जो है बड़ा बुरा हाल है। लेकिन उससे अगला सेंटेंस, दिस शोज इनसफिशिएंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड और इनएडिक्वेट प्रैक्टिस। फिर वो यही कह रहा है कि या तो टीचर ने पढ़ाया सही नहीं या तो बच्चों ने पढ़ा सही। ले जी, हमने एग्जामिनर कमेंट्स पे बात की। 1 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट में जरा एक सेटिंग देखूं। नहीं अभी क्लास है। ओके जी, क्या आप लोगों को स्क्रीन तो नहीं डिस्टर्ब हुई? आप लोगों को अभी भी नजर आ रहा है? वेरी नाइस। मीनवाइल अगर आपके माइंड में कोई हल्का फुल्का सवाल आ रहा है तो आप कर सकते हैं। सर मजा आ गया एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के, शाबाश। मेरी नियत यही थी कि आप इंस्टेड ऑफ के नेगेटिवली लें इस क्वेश्चन को, एंजॉय भी करें और साथ इससे सबक भी पकड़ें कि हमने क्या नहीं करना। देखा जाए तो मैंने हर नेगेटिव बात को कोशिश की है कि हम इसे पॉजिटिव बनाएं। वो कह रहा है कि लोग तैयारी नहीं करते, मैं किसे कह रहा हूँ कि यार हमें तैयारी ज्यादा सारी करनी है। एग्जामिनर कह रहा है लोग जो है वो रिक्वायरमेंट्स फोकस नहीं करते। मैं तो मेरा हमेशा से स्टाइल न्यूमेरिकल में ये रहा है कि पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो सवाल पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी तो फिर सवाल भी नहीं पढ़ना, बुरी बात। चले आगे। एक मिनट में देख लूँ, शायद यहाँ कहीं कोई ऑप्शन ऐसा हो जिससे मुझे आप लोगों के चैट के साथ साथ नाम भी। ओके, ये बस एडमिन के पास ये पावर है कि वो देख सके कौन बोल रहा है, तो इस टाइम ओके मैं एक ही भाई से जो है वो बातें किए चले जा रहा हूँ। चले बाकी लोग जो है वो कैमरा शाय हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता। कैमरा शायद तो नहीं, कौन सा लोगों के ऊपर कैमरा है, लेकिन चले कोई नहीं। बाकी लोग जो है वो जरा चुपचाप मेरी बातें सुन रहे हैं तो वो भी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी थोड़ी सी रिसर्च है इस बारे में कि आमतौर पे मसले क्या है सब्जेक्टिव है। ऊपर तो मैंने बात की, बल्कि मैंने नहीं बात की, एग्जामिनर अंकल ने बात की कि लोगों के मसले क्या है। अब ये मेरी अपनी रिसर्च है कि भाई लोगों को आमतौर पे क्या मसले आते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ट्राइंग टू कंप्लीट एवरी क्वेश्चन, क्या मतलब, स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने पेपर से मैक्सिमम मार्क्स लेने। और मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे लेंगे, जब आप मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और अब आप मैक्सिमम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जब आपको इस बात का आइडिया होगा कि मैंने कितने टाइम में कितना पेपर कर लिया और कितना टाइम रहता है और कितने सवाल रहते हैं। ये ना हो कि आप एक सवाल पकड़े, आप कहें ओ यार ये तो ईजी है, आप 8 नंबर का सवाल लो और उसके ऊपर 40 मिनट लगा दें। तो ये बेशक आप उस 8 नंबर के सवाल में से 8 में से 8 फुल मार्क्स ले लें, लेकिन फायदा क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा आपने टाइम जाया कर दिया जिसमें आप अगला सवाल स्टार्ट कर सकते थे, उसमें से जो है वो 5 10 12 नंबर ले सकते थे, वो आपने जो है वो मिस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो तरीकेकार क्या है कि आपने ट्राइंग टू कंप्लीट, वर्ड कंप्लीट पे मैं जो है वो जोर डाल रहा हूँ। हर क्वेश्चन कंप्लीट करने पे जिद नहीं करनी, पूरी कोशिश करनी है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अब आप क्योंकि ग्रुप बी के स्टूडेंट हैं, आई वेरी स्ट्रांगली अज्यूम कि आप लोगों को 1.8 वाला फॉर्मूला याद है। आपने जब कैफ पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपके मल्टीपल टीचर्स ने आपको बताया होगा कि बेटा देखो कितने मार्क्स का सवाल है और उसे 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल 10 नंबर का सवाल है, 10 को मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से, 10 इंटू 1.8 क्या होता है 18। अब अपने पास हिसाब रखें कि 18 मिनट्स में मैंने सवाल जितना मैक्सिमम में अटेम्प्ट कर सका वो करूंगा। उसके बाद मैं सवाल को छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर मेरा जो है वो उस तरह की बातें करते हैं, मूड थोड़ा खराब हो, मैं बोलता हूँ मैं सवाल पे लानत भेज के आगे चला जाऊंगा। 18 चले, थोड़ा सा अगर अपने आपको लीनियंसी दी, आप कहें यार अगर मैं इस पे सवाल पे 1 या 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लूँ तो शायद मुझे 2 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। 18 इज द सॉफ्ट लिमिट। और उसमें आप प्लस माइनस 1 to 2 मिनट्स कर सकते हैं। 18 नहीं तो कम से कम 20 मिनट इस पे लगा लें, लेकिन 20 से ज्यादा मिनट्स नहीं लगाने। 20 मिनट आपके पूरे हो गए, आपने सवाल थोड़ा सा सॉल्व किया, आधा सॉल्व किया है, 40% सॉल्व किया है, 99% सॉल्व किया है, फुल स्टॉप, अगले पेज पे चले, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं उर्दू में बात करूं
मैं इसे कहूंगा जिद नहीं करनी। लिटरली इसकी समरी यही बनती है कि किसी सवाल को पूरा करने की जिद नहीं करनी कि ऐसी की तैसी, जब तक मैंने सवाल में से 8 नंबर नहीं ले लिए मैं आगे नहीं जाना। सबसे बड़ा मसला इन माय ओपिनियन यही है कि अगर आप लोगों को कोई सवाल ज्यादा पसंद आ जाए तो आपको उससे जो है वो प्रॉपर मोहब्बत हो जाती है, आप कहते हैं कि यार ये सवाल मैं करके ही आगे जाऊंगा। प्लीज ऐसा नहीं करना, क्लास में करना है, होमवर्क में करना है, पेपर से 1 महीने पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अभी जो आप आज प्रैक्टिस करेंगे वो होगी कॉन्सेप्ट्स की। आपने सवाल तब तक नहीं करना जब तक वो हो ना जाए, बेशक उसमें 1.5 घंटा क्यों ना लग जाए। ये बात मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन मैं इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट बात करूंगा पेपर से महीने पहले। पेपर से महीने पहले मैं कह रहा हूँ कि यार अब अपनी आपके कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सीधे हो गए, मैं आपको जितनी प्रैक्टिस करा सकता था मैंने करा दी। अब आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट सीधी करनी है। वही सवाल जो आपने पहले 1.5 घंटे में किया था, अगर तो वो 20 नंबर का सवाल है तो वो आपको 20 का सवाल आता कोई नहीं, बट स्टिल आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो आपने अब इसे 18 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है, और 18 मिनट में जितना हो गया उतना करना है और फिर आगे चले जाना है, जिद नहीं करनी। तो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट टिप और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग हर सवाल करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है वो काम खराब हो जाता है। नेक्स्ट, वेस्टेड मोर देन एलोकेटेड टाइम, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका। और एक तीसरा मसला है नॉट इग्नोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स। चूंकि क्वेश्चन सारा मैंने खुद लिखा है इसलिए थोड़ी सी जो है उसकी इंग्लिश अजीब है। आई मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इंग्लिश में कहने की क्या कोशिश की है। हर सवाल में, खैर हर सवाल में तो नहीं, बहुत सारे सवालों में, खासतौर पर आईक्यू का जो फ्रेश पेपर आता है उसमें कोई एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो कि जिंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखी होती है। आप ऑन द स्पॉट आपका दिमाग घूम जाता है कि यार ये आईक्यू आपने किया क्या है। लेकिन मसला पता है क्या है, पूरा सवाल ऐसा नहीं होता। सवाल क्यूट सा प्यारा सा इजी सा होता है, सिर्फ एक लाइन की कोई उसमें कैलकुलेशन ऐसी होती है जो कि आपने शायद पहले कभी ना देखी हो, या उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, या आई क्या आपने इंग्लिश ऐसी लिखी हो कि आपको समझना है कि आई क्या कहना क्या चाह रहा है। तो एक आसान टिप, इस तरह की वाहियात कॉम्प्लिकेशन को या वाहियात एडजस्टमेंट को इग्नोर करके बाकी पूरा सवाल कर लें। अगर 16 नंबर का सवाल है, 17 नंबर का सवाल है, तो उस एक एडजस्टमेंट के कितने को मार्क्स होंगे? 1 नंबर होगा, 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, कोई बहुत खौफनाक कैलकुलेशन हुई तो 5 नंबर होंगे। तो यार अगर 17 नंबर का सवाल है, आपको वो एक एडजस्टमेंट आपके सर के बहुत ऊपर से गुजर गई है, तो यार 17 में से 12 नंबर तो लो, बाकी सारा कुछ तो ईजी है। अब यहाँ एक सवाल आप लोगों का पूछना बनता है कि मैं कैसे कह सकता हूं कि बाकी 12 नंबर लो। तो मैं आप लोगों की दिल की तसल्ली के लिए बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, कंफर्म बात है कि आई कैप स्टेप्स के मार्क्स नहीं काटता। अगर खुदा न खास्ता एक स्टेप में आपका मसला है, किसी एक स्टेप में, किसी भी क्वेश्चन में, और आपका उसकी वजह से फाइनल आंसर चेंज आता है, तो आई कैप आपके हर स्टेप पे मार्क्स नहीं काटेगा। आई कैप आपके फाइनल मार्क्स जो है वो फाइनल आंसर से मार्क्स नहीं काटेगा। कार्ड भी उसने लिया तो आधे 1 नंबर से ज्यादा नहीं। तो पॉइंट इज कि आपने बकाया जो पोर्शन है, जो उस एडजस्टमेंट के अलावा वाला पोर्शन है, उसमें से फुल मार्क्स लेने हैं। क्या बड़े खराब मूड में हुआ, वो कहेगा यार फलानी एडजस्टमेंट स्टूडेंट ने करने की जहमत नहीं की, लेकिन जब वो बाकी चीजें चेक करेगा वो कहेगा अच्छा एडजस्टमेंट नंबर 1 ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 4 उसने की नहीं, 5 भी ठीक है, 6 भी ठीक है। उससे मजबूरन आपको 17 में से 12 नंबर देने पड़ेंगे। दैट इज द ट्रिक। लोग एक खौफनाक एडजस्टमेंट की वजह से पूरा सवाल छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज, अगर ये, वैसे तो इस तरह की बातें मुझे पेपर से महीने पहले करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको आज से बता रहा हूँ कि मसला एक और क्या है कि एक एडजस्टमेंट की वजह से लोग पूरा सवाल छोड़ देते हैं, पूरा सवाल बर्बाद कर देते हैं, जो कि आपने नहीं करना। दिस इज नॉट द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज द फाइनल रिजॉर्ट। ये आखिरी वो है कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो एडजस्टमेंट छोड़ दें, सवाल नहीं छोड़ दें। ये बात है ओवरऑल मसलों की। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मसलों की। ये भी जो मैं जितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, मेरी लोगों से बातें होती है कि यार बताओ फलाने चैप्टर में तुम्हारा मसला क्या है। तो ये वो वाली बातें हैं। वैसे तो शायद ये बातें आपको आज समझना है, लेकिन क्या पता आप यही ओरिएंटेशन पेपर से महीने पहले भी देख रहे हो, क्या पता आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो पहले सीएमए पढ़ चुके हैं, उन्हें ये बातें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी। बट स्टिल फॉर रिकॉर्डिंग पर्पजेज मैं एक दफा सारा कुछ जो है वो गो थ्रू कर लेता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो अगर पेपर से महीने पहले ये ओरिएंटेशन देखें, या अगर कल को रिजल्ट के बाद कोई पोस्ट बैच के स्टूडेंट जो है वो दोबारा आके ये ओरिएंटेशन देखें तो उन्हें जो है वो समझ आ रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओवरहेड्स में एलोकेशन इजी है,
एब्जॉर्प्शन रेट में आमतौर पे लोगों को मसला आता है। अब ज्यादातर लोग कह रहे होंगे यार ये एलोकेशन कौन है, एब्जॉर्प्शन रेट कौन है, छोड़ दें, फिलहाल स्टोरी समझ के सुन लें। इंशाल्लाह कभी ना कभी जब आप घूम फिर के वापस आएंगे, इवन आप स्लाइड्स देख रहे होंगे पेपर से हफ्ते पहले या महीने पहले, तो आपको इंशाल्लाह माइंड में मेरी बात सारी जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज ऑफ ओवरहेड्स कैन बी कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, इतने सारे तरह के ओवरहेड्स होते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो है वो कंफ्यूजन होती है कि बजटेड यूनिट्स लेने हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी लेनी है, ये नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, बजटेड यूनिट्स क्या होते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, आगे जाके हम देख लेंगे। ब्रेक इवन के सवाल में लोग कहते हैं कि प्लानिंग आउट द क्वेश्चन में बड़ा मसला आता है, समझ नहीं आती सवाल स्टार्ट कहां से करें, वेयर टू स्टार्ट वेयर टू एंड। फिर है ब्रेक इवन की सारी जो है वो वर्किंग्स आपस में लिंक्ड होती हैं, वर्किंग वन से जो आंसर आएगा वो वर्किंग टू में जाएगा, वर्किंग टू का आंसर वर्किंग थ्री में आएगा। अब यहाँ पे वही बात है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका वर्किंग वन में कोई एक जीरो आगे पीछे लग गया जिसकी वजह से वर्किंग वन का आंसर जो है वो अजीब सा आया है, अब हमने कहा क्वेश्चन बहुत डीप जाता है, तो क्या हुआ, आपने उसमें से मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, आसान आसान मार्क्स लें जो डीप क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ब्रेक इवन का क्वेश्चन डीप आता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक इवन का अगर आप देखें तो उसकी वेटेज क्या है, ब्रेक इवन का कोई भी सवाल पिछली इतनी सारी अटेम्प्ट्स में सिवाय पिछली अटेम्प्ट के 10 नंबर ज्यादा का नहीं आया, पिछली अटेम्प्ट में जो है वो नॉर्मली हुई है, बट स्टिल 8 नंबर का 9 नंबर के सवाल में इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है कि बंदा जो है वो घूम जाता है। लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं है, हमने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, हमने इंशाल्लाह अपने इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाने हैं या हमें इस तरह के मसले ना है। फिर लेबर में सिर्फ लेबर कर्व में मसला आता है, बाकी सब कुछ सेट होता है। और इस बात में मसला होता है कि लेबर कर्व को एंड कहाँ करना है, अभी लेबर कर्व होता क्या है अभी छोड़ दें, इंशाल्लाह जब लेबर का चैप्टर होगा तब जाके देख लेंगे। टारगेट कॉस्टिंग इजी सी है, किसी आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि टारगेट कॉस्टिंग में मसला है, टारगेट कॉस्टिंग मुझे मुश्किल लगती है तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया नो इशू। प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर मटेरियल एट द स्टार्ट ऐड हो जाए तो मसले होते हैं, और नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में आमतौर पर मसले आते हैं। नॉर्मल लॉस क्या होता है, चलो मैं इस पे तो बात डाल ही सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कढ़ाई की, अब मैंने कहा था खुदा ना खास्ता थोड़ी सी कढ़ाई जल गई, अब क्या थोड़ी सी कढ़ाई जलने से बच सकती थी, या कंफर्म बात है कि एंड की जो कढ़ाई होगी वो जली जाएगी, अगर तो ये नेचुरल सी बात है कि यार थोड़ी सी कढ़ाई जलेगी ही जलेगी ताकि उससे बाकी में फ्लेवर आ जाए, तो फिर हम इस चीज को कहते हैं नॉर्मल लॉस, वो वाला लॉस जो कि होना ही होना है। इसकी कढ़ाई से भी इजी एग्जांपल है उसकी चाय की, आप जितने लीटर जो है वो पतीली में डाल लें, जब तक वो उबलते नहीं हो, जब तक आप उसमें पत्ती नहीं डालते, अगर आपने 1 लीटर डाला है तो शायद वो पीछे 950 जो है वो मिलीलीटर रह जाए, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो जाना होता है, आप जो मर्जी करें। तो इस तरह की चीज जो कि होनी ही होनी है, जितना मर्जी कंट्रोल्स लगा लें, आप जितना मर्जी जो है वो इक्विपमेंट यूज कर लें, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। बाकी जो है वो इससे भी ज्यादा डिटेल इंशाल्लाह हम जाके देख लेंगे उधर प्रोसेस कॉस्टिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस में जो है वो ओवरहेड्स की वेरिएंस में मसला आता है क्योंकि उसके जो है वो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आती कि यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। डिसीजन मेकिंग में लोग कहते हैं कि शट डाउन वाला डिसीजन जो है वो बड़ा खौफनाक होता है क्योंकि उसमें जो है वो मल्टीपल टाइमलाइंस आ रही होती हैं, फलाना शट डाउन हमने 9 महीने बाद करना है, फलानी चीज 6 महीने बाद करनी है, तो उसमें मसले आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ी इजी है लेकिन बफर स्टॉक आके तंग करता है कुछ लोगों को। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन लोग कहते हैं कि हमने पीआरसी लेवल पे पढ़ लिया था, लेकिन जो है वो पीआरसी लेवल पे इजी था, यहाँ वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल आ जाता है, तो उसमें जो है लोगों को इशू आता है। कमेंट्स में आया सर वेरिएंस में रिवर्स कैलकुलेशन देता है बहुत, यार पिछली 8 अटेम्प्ट में 2 सवाल आए रिवर्स कैलकुलेशन के, एक पिछली अटेम्प्ट में और एक और कोई अटेम्प्ट थी जिसमें वो 8 नंबर वाला सवाल आया था, आई थिंक वो अटेम्प्ट थी ये स्प्रिंग 23 वाली। बट स्टिल आप लोगों ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह रिवर्स कैलकुलेशन के ऊपर भी बात करेंगे। लेटेस्ट अटेम्प्ट में रिवर्स का सवाल आया है और मेरे हाथ से स्प्रिंग 23 में आता है जो 8 नंबर वाला है। ओके जी। नेक्स्ट आपके पास है सीक्वेंस ऑफ स्टडी। फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, मैं वक्त का बड़ा पाबंद हूँ। मैं अगर नोट किया हुआ है कि कोई चैप्टर मैं 3 दिन में कराऊंगा, तो मैं 2 3 या 4 दिन से ना मैं 2 दिन से कम लगाऊंगा ना मैं 4 दिन से ज्यादा लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहले दिन जो सिलेबस आता है वो एंड तक उसमें सिर्फ 2 4 दिन का ही इफेक्ट आता है, अनलेस के कोई इस तरह का मसला आ जाए कि स्मोक की छुट्टियां आ गई अचानक से या गवर्नमेंट ने ऑफ कर दिया या पिछले जो है वो टर्म में जंग हो गई थी उसकी वजह से जो है मुझे क्लासेस 4 5 ऑफ करनी पड़ गई थी,
उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्लानिंग के हिसाब से जो है वो हम चलते हैं। तो आप पहले दिन ही इस स्केड्यूल का इंतहाई कॉन्फिडेंस से जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सिलेबस भी मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर यहाँ लिखा है कि हम इंशाल्लाह एंड करेंगे 29 दिसंबर, यहाँ लिखा है, बीच में बस प्लस माइनस एक हफ्ता या 10 दिन लगा लें, उससे ज्यादा इशू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। खुदा ना खास्ता अगर फिर दोबारा जंग हो गई या सर्दियों वाली अटेम्प्ट है जो है वो स्टूडियो घर से निकलने में गवर्नमेंट ने पाबंदी ना लगा दी कि जो है वो ट्रेवल पे पाबंदी है, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन बाकी जो है वो छुट्टियों का मेकर से कोई इशू नहीं आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इससे अगर आपने जो है वो कोई चीज डिस्कस करनी है तो कर लें। और फिर मैं चलता हूँ ओरिएंटेशन के फाइनल पोर्शन की तरफ, दैट इज अब क्या करें। तो अब क्या करें में पहली बात इज आपके सवाल, और अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाँ जी, आपके सवाल अब आप लोगों के माइंड में जो आ रहा है आप खुल के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं पीछे टेक लगा रहा हूँ मोबाइल पे, मैंने करीब कर लिया। सर एमए का टेस्टिंग लेवल चेंज होगा? एक अच्छा सवाल है। कॉमन सेंस कहती है कि अगर कोई चीज ग्रुप ए से ग्रुप बी में गई है तो शायद थोड़ा सा बस और एक्सट्रीम हो जाए, लेकिन ग्रेड में कोई चेंज नहीं है, प्रोफिशिएंसी लेवल वगैरह में कोई चेंज नहीं है। और कुछ? चले अब एक मेरा फेवरेट सवाल जो मैं हर ओरिएंटेशन में पूछता हूँ, जितने भी लोग इस टाइम क्लास में मौजूद हैं मुझे काइंडली चैट में ये बता दें कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा जो है वो ओरिएंटेशन के बाद जाके अपने फ्रेंड्स को बाकी फ्रेंड्स के बाद बाकी टीचर्स को बता रहा होता हूँ, कितने सारे लोग कराची से थे, इतने सारे लोग सक्खर से थे, इतने सारे जो है वो पंजाब से थे। तो अगर आप लोग बताना मुझे नेगेटिव ना समझे तो जरूर। पहला रिप्लाई आया सिंध मतली, ओके, बड़ी दूर दराज से भाई है, वेरी नाइस। और बाकी लोग? अगला कमेंट आया इस्लामाबाद, वेरी नाइस। फ्लोरिया सिर्फ मैं ही हूँ फिर? ओके जी, बाकी लोग अपनी सिटी शेयर नहीं करना चाह रहे, चले कोई मसले की बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग ना डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं एडमिन को, नहीं, सेंड टू ऑल करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा मुझे इस टाइम जो डिवाइस है उस पर स्लाइड नजर आ रही है, चैट में जो है अपने मोबाइल से चेक कर रहा हूँ। तो अगर आप प्राइवेसी लगा के सेंड करेंगे डायरेक्ट उसको एडमिन को, तो फिर वो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो कुछ लोगों ने अपनी सिटी चुपके से बताई है एडमिन को। मेरे पास भी एडमिन पावर्स होनी चाहिए। ओके, तो मैंने हिसाब ये लगाया कि मेरे पास उस टाइम सिंध की पॉपुलेशन ज्यादा है। चलें, जबरदस्त, कोई मसले वाली बात नहीं। तो किसी के माइंड में कोई और सवाल नहीं है तो फिर आज की ओरिएंटेशन इधर ही पूरी कर लें। मिलते हैं कल। अच्छा, कल क्या करना है उसके लिए वापस चलते हैं स्लाइड्स पे। तो अगर आप देखें तो ओरिएंटेशन, सर एमए के अंदर 5 और वेटेड एवरेज मुश्किल होती है, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह अब नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसे पढ़ेंगे कि आइंदा आपको इस तरह की कोई बात किसी से ना करनी पड़ेगी, 5 वेटेड एवरेज मसला होता है, प्रॉमिस। अच्छा जी, ओरिएंटेशन से नेक्स्ट डे देखें तो लिखा है ट्यूसडे 23 सितंबर से लेकर थर्सडे 25 सितंबर 2025 तक आप करेंगे मैथमेटिक्स डीकैप। ये क्या बात हुई? तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी ये है कि चूंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पहले ही बैकग्राउंड से मुराद ये कि मैं एमए से पहले क्यूएम पढ़ानी स्टार्ट की थी, तो मैं चीज़ों को मैथमेटिकली लेके चलता हूँ ज़्यादातर। जो इस टाइम वंस अगेन ये बात मैं इंतहाई अदब से कह रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो सीएमए पढ़ाते हैं या एमए पढ़ाते हैं वो साथ FR1 भी पढ़ाते हैं, FR2 भी पढ़ाते हैं, या दोनों पढ़ाते हैं। तो पॉइंट इज कि चूंकि अकाउंटिंग इज अ मच हैवियर सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू एमए, तो उनका ना कुछ कुछ अकाउंटेंसी वाला स्टाइल बन जाता है। वो एमए को भी FR1 FR2 की तरह पढ़ाते हैं, वंस अगेन में
इंतहाई डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ कि मैं बात इंतहाई अदब से कह रहा हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा, कल कोई मेरा क्लिप काट के जो है वो मेरे खिलाफ कैंपेन में शुरू कर दे। बट द पॉइंट इज, मैं चूंकि मुझे अकाउंटेंसी इतनी कुछ अच्छी नहीं लगती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जो है वो बहुत अच्छी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत अच्छी चीज है। मैं अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आई प्रेफर मैथ्स ओवर अकाउंटेंसी। मैं नहीं कह रहा अकाउंटेंसी बुरी चीज है यार, मुझे बुरी लगती है, बट चूंकि मैं क्यूएम पे मेरा जो है वो ज्यादा अरसा रहा है फोकस, तो मैं मैथमेटिकली पढ़ाता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों का मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए तो आपके आधे मसले तो उधर ही हल हो जाएंगे। जो लोग कैलकुलेटर की आपके अगर यूज करने की स्पीड स्लो है, या कैलकुलेटर पे जो आपको कुछ शॉर्टकट्स नहीं आते हैं, तो अगले 2-3 दिन हम मैथ्स अपना सीधा करें, फिर हम अचानक से जो है वो बेसिक्स एंड ओवरहेड स्टार्ट कर देंगे, और इससे जो है वो ओवरऑल पहले दिन ही जो है वो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, जिससे ओवरऑल जो है वो आपका पूरा जो है वो इंशाल्लाह एमए पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कमेंट्स में मजीद सवाल आ रहे हैं। सर, एमए का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू सीएमए, या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? तो पहली बात ये है कि हो जाए इंक्रीज, हमें क्या, हमने तो अच्छी ज्यादा सारी तैयारी करनी है ना, ज्यादा सारी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिफिकल्ट सवाल थोड़ी आएगा, जो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा आप लोगों के लिए होगा। तो अगर आई कैट कर भी दे इंक्रीज, कितना वो इंक्रीज कर लेगा? 120 नंबर का पेपर तो नहीं पूछ सकता, बीएफडी का पेपर उठा के एमए में तो नहीं दे सकता। तो हाँ, तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि परेशान नहीं होना। हो भी, पहली बात ये कि ऐसा कोई जो है वो इंडिकेशन नहीं है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर हो भी जाए तो हमें क्या जाता है, हमने अपनी बहुत सारी तैयारी करनी है, हमने अपने कॉन्सेप्ट सीधे रखने हैं। आसान पेपर है, मुश्किल पेपर है, हमें आगे जाता है। हाँ जी। अब हमने कहा ओके। मेरा ख्याल है अब जो है वो आप लोगों का दिल भर चुका है। तो कल हमने जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर कुछ बात करनी है, कल परसों तरसों, 2 या 3 दिन या 4 दिन। वैसे मैथ्स में जो है वो इतना सिलेबस नहीं है, 3 दिन में इजीली हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब मुझे बोले अल्लाह हाफिज, और मैं आपसे मिलता हूँ कल। जब तक कमेंट्स में लोग अल्लाह हाफिज नहीं बोलेंगे मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने टाइप करना है अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। आप लोगों को सबको अल्लाह हाफिज।